जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को धुआंधार तरीके से चालू कर दिए होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइम टेबल दिया था, अपना वादा किया था कि मैं आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 का गणित विषय का पूरा योगदान अपना फ्री में दूंगा। उसी क्रम में बच्चों आज मैंने आपके लिए गणित का कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर में लाया हूं, ठीक है, जिसके बारे में हम एकदम बेसिक से बात करेंगे। बच्चों मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यदि आपको केवल पहाड़ा और गिनती आती है तो गणित सिखाने का दम आपके सामने ये कैमरे के पीछे खड़ा बंदा आपको बताएगा, ठीक है। तो बच्चों आज उसी क्रम में आज हम अपने इस गणित के विषय में बात करेंगे, ठीक है, जिसका पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बेटा क्या होती है? वास्तविक संख्या में के पहले हम ये जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, उन सभी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे बच्चों वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है बेटा? सबसे पहले ये समझ लो वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है। अब भैया ये बताइए परिमेय संख्या कौन सी बला है? बताते हैं बच्चे, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सारी चीजें यही बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? भैया जो परिमेय नहीं होता है वही अपरिमेय होता है, जो परिमेय संख्या नहीं होती है वही क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परिमेय अपरिमेय के अलावा और कौन सी संख्या होती है सर? तो उसके बारे में हम अब बात करते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या बेटा हमारे प्रकृति में सबसे पहली संख्या आई, प्रकृति में आई कौन सी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या आई? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है सर? तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जहां से हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को गिनना प्रारंभ करते हैं। अब गिनने के लिए कहां से शुरू करते हैं भैया? एक से शुरू करते हैं। जीरो से गिनते हैं क्या? नहीं, जीरो कुछ होता ही नहीं। जब कुछ नहीं होता उसी को हमने क्या नाम दे दिया? जीरो, ठीक है। तो इसलिए जहां से हम गिनना शुरू करेंगे वो सब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। हमारी प्रकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब पहले से मौजूद था। जैसे ही इसकी खोज हुई उसका नाम हमने दे दिया क्या? प्राकृतिक संख्या। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा बेटा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ तो हम क्या बताएंगे? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भैया अनंत। 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9। 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10। 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भैया 99। 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 101। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों की बेटा सुनते चलिएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आती है भैया दूसरी हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या? कुछ नहीं है बेटा, बस प्राकृतिक संख्या में एक जीरो को उसी संख्या में डाल दिया गया, उसी का नाम दे दिया गया पूर्ण संख्या। यानी जो ये प्राकृतिक संख्या थी इसी में हमने जीरो डाल दिया। क्या डाल दिया? जीरो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। डैश 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 कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आया बेटा कौन सा? पूर्णांक संख्या। कौन सा आया? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आई? पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या बेटा समझते हैं, यानी ऐसी संख्या जो क्या हो? धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और साथ में जीरो को भी लेके चले। मतलब जो माइनस में भी जा रही हो, यानी जीरो से लेके माइनस में अनंत तक जा रहा हो, प्लस में जीरो से लेके प्लस में अनंत तक जा रहा हो, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? पूर्णांक संख्या। क्या नाम दे दिया? पूर्णांक संख्या। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर डैश डैश अनंत तक और इधर भी डैश 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 अनंत तक, ठीक है बेटा। तो इसी संख्या को हमने क्या नाम दे दिया? पूर्णांक संख्या। क्या नाम दे दिया? पूर्णांक संख्या। समझ में आई बेटा? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, पूर्णांक संख्या जीरो को शामिल कर दिया गया पूर्ण संख्या में, ठीक है। पूर्णांक संख्या में क्या होगा बेटा? इधर माइनस में इधर प्लस में। अच्छा, माइनस वाले को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं?
ऋणात्मक पूर्णांक। प्लस वाले क्या कहते हैं बेटा? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अच्छा एक चीज और पूछूं बेटा, ये बता दो आप सभी लोग कि जीरो क्या है? जीरो क्या है? धनात्मक है, दूसरा ऑप्शन ऋणात्मक है, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों हैं, यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों हैं, चौथा ऑप्शन या दोनों नहीं, चौथा ऑप्शन या दोनों नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। जीरो क्या है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, जीरो कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं का मतलब जीरो है, कुछ नहीं का मतलब जीरो है। जैसे किसी से कुछ पूछो ना क्या बात हुई, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब जीरो, कुछ नहीं मतलब जीरो, ठीक है। अब देखो पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा भाज्य अभाज्य के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा सम और विषम के बारे में। किसके बारे में? एकदम बेसिक से बताएंगे बेटा, एकदम बेसिक से, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। सम संख्या, इसको कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर, ठीक। सम संख्या, सम संख्या क्या कहते हैं? इवन नंबर। अरे भैया ऐसी संख्या जो दो से सीधे सीधे क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, जो दो से सीधे सीधे विभाजित हो जाए उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या। उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या। यानी दो से विभाजित, दो से विभाजित, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम। क्या कहलाएगी? सम संख्या। क्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे 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 बताओ सजीश, जैसे 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 लो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश डैश कहाँ तक सजी? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अब आ जाओ भैया विषम संख्या। कहाँ जाओ? विषम संख्या। अच्छा एक चीज पूछें, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। कहाँ? अनंत। दो एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या 8, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या 8, 9 नहीं बोल देना, 9 क्या है? विषम है। अब देखो ऐसी संख्या, विषम संख्या हम समझते हैं, ऐसी संख्या जो सीधे सीधे क्या हो? दो से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे भैया 1 3 5 7 9 11 13, ठीक, 15 डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। अब इसमें ये बताओ सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, 3 ना बता देना, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होती है, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होती है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं कहाँ पे? इतना लिख गया। अब इसको हम साफ करते हैं, थोड़ा सा और आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, तब तक मैं जब तक साफ करता हूँ उसको बताइएगा। अब बताओ क्या मैं ये कथन कह सकता हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? अगर होती हैं तो कमेंट में भर दीजिएगा यस, अगर नहीं होती हैं तो कमेंट में भर दीजिएगा नो, ठीक है। तो भैया हम बताते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें जीरो शामिल नहीं है, जीरो शामिल नहीं है। अगर जीरो शामिल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है। अगर मैं ये कहूँ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो इसका मतलब वो कथन सही है, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 सब आ गया, ठीक है। जब उसमें सब आ गया तो हम ये कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब हम आगे चलते हैं। सम विषम की बात हो गई हमारी, प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, सम हो गया, विषम हो गया। अब बचता है केवल बेटा भाज्य और अभाज्य। क्या बचता है? भाज्य और अभाज्य। भैया अभाज्य संख्या क्या होती है? बात समझो, अभाज्य संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वह संख्या, फिर से सुनिएगा, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लेना बेटा, कॉपी पेन पेपर में नोट डाउन करके बैठना, और जो उधर बैठो ना कस के पटकेंगे उधर से आके, कॉपी पेन पेपर के बैठे तो, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब भैया सर जी बताइए कि अभाज्य संख्या कौन कौन से एग्जाम्पल बताइए हमको।
लो एग्जाम्पल। तो क्या होता है 2, फिर क्या होता है 3, फिर क्या होता है 5, फिर क्या होता है 7, फिर क्या होता है 9। 9 9 नहीं होता है गधों, 9 नहीं होता है। 9 के बाद आता है 11, 11 के बाद 12 नहीं 13, 13 के बाद 15 नहीं होता, 15 विषम होता है। 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं होता है, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 23 होता है, 23 के बाद 23 के बाद 29 होता है, 29 के बाद 31 होता है, 31 के बाद 33 नहीं होता, 37 होता है, 37 के बाद 39 कट जाता है, 33 39, 39 41 होता है, 41 के बाद 43 होता है, 43 के बाद 47 होता है। ये हो गए। डैश 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 कहाँ तक जाएगा बेटा? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब देखो मुझसे कोई ये पूछे, बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बता देंगे? अनंत। अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा बेटा, जो अभाज्य संख्या होती है, पहले तो मैंने बता दिया कि उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछा जाता है, वो क्या, आपके इवन यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो हमने बताया 2, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब ये पूछा जाता है, या कोई और तुमसे जानकार पूछ लेगा, ठीक है, कहेगा अच्छा चलो, अच्छा 10 पे पहुंच गए ना, चलो अब ये बताओ, ठीक है, तो तुम्हारा परिचय लेंगे वो, ठीक है। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो पक्का उसका आसानी से जवाब बताएंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? ये बताना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। क्या? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। अरे सर ये तो हमको बचपन से पता है। क्या पता है भैया? सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। और मैं बता दूं, पूरी अभाज्य संख्या की श्रेणी में जितनी भी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में, उनमें 2 ही एकलौता यानी एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो केवल क्या है? सम। उसके बाद जितने भी पाए जाएंगे सब विषम। देख लो, 2 के बाद 3 5 7, क्या कोई कट रहा है 2 से? नहीं कटेगा। इसका मतलब केवल एक अभाज्य संख्या की इस पूरी श्रेणी में केवल 2 ही एकलौता आदमी है जो क्या है? सम है। क्या है? सम है। यानी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो जवाब क्या दे देंगे बेटा? 2। क्या दे देंगे? 2। अभी तक नहीं पूछा गया, पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है, ध्यान रखना एकदम दिमाग में। तो यहाँ नोट करके लिख लेना, नोट करके केवल ऐसे लिख लेना, शॉर्ट में नोट बनाना सीखिए। सम अभाज्य संख्या डैश करके लिख लीजिए केवल 2। क्या? डैश करके लिख लीजिए केवल 2, ठीक है। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यहां तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन लिख लो, हमेशा के लिए काम आएगा। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15। कितनी होती है? 15। 1 से 100 तक पूछ ले बेटा, तब बिल्कुल बता देंगे सर, बिल्कुल बता देंगे। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। यानी 50 से लेके 100 के बीच में कितने पाए जाते हैं? केवल 10। 50 से लेके 100 तक में 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10। अब हम बात कर लेंगे बेटा भाज्य संख्या की। किसकी बात कर लेंगे? भाज्य संख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 ना हो, 2 से ज्यादा ही हो, 3 हो 5 हो 10 हो 20 हो, कहने का मतलब कुछ भी हो, लेकिन 2 तक ना हो, 2 से ज्यादा हो। यानी हम ये कह सकते हैं 2 से ज्यादा हो यानी 3 से शुरू हो, 3 से लेके कहीं तक भी हो, ठीक है। वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएगा? भाज्य। वो क्या कहलाएगा? भाज्य। 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाता है बेटा? भाज्य संख्या। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। अब मेरी बात समझ भैया, एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भैया? 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। अब ले लो भाई, 4 ले लो, 6 ले लो,
उसके बाद 7, 7 क्या है, 8 ले लो, 10 ले लो, 9 ले लो। उसके बाद क्रम से लिख लेते हैं, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 18 ले लो, डैट डैट डैश अनंत तक। ठीक है, ये हो गया। तो भैया यहाँ पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो क्या बताएंगे, 4। क्या बताएंगे, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताओ। तो भैया 4, वो भी 4 होगी। क्या होगी, 4। अच्छा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वो क्या होगी, 9। वो क्या होगी, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9। ध्यान रखना बेटा, अपनी कक्षा में ये क्वेश्चन दाग दीजिएगा, 90% बच्चे फेल हो जाएंगे वहीं पे। ठीक है, ये सब चीज़ों को कोई नहीं बताता, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा एकदम बेसिक से। इसीलिए बोला था पहले ही दिन आके कि ऐसा सिखाऊंगा ना मैथ कि पूरा यूट्यूब हिला दूंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। लोग आएंगे तुमको बस परिचय कराएंगे और करा के चले जाएंगे, लेकिन हम तुमको जड़ तक ले जाएंगे एकदम मैथ को। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, 9। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो 4। एक अंक की एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4। एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो 9। एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो 9। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो 97। ध्यान रखना, 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 97। ठीक है, अब यहाँ तक समझने के बाद बेटा अब हम अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और घुसते हैं अपने सिलेबस में। ठीक है, अभी तक ये तुम्हारा बेसिक परिचय था, इसको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें कोई बताता नहीं, वो कहते भैया एग्जाम में ये थ्योरी कहाँ से आ गई। अरे भैया, जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कहाँ से समझ पाओगे। ठीक है, अभी तक तुमने वैसे पढ़ाई की नहीं तो तुम्हें कहाँ समझ में आएगा। ठीक, तो अब समझ में आएगा, क्योंकि अब तुमने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब देखो, अब हम समझते हैं परिमेय संख्या को। क्या समझते हैं, परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, यानी वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो, धनात्मक पूर्णांक समझ में आया था, वहीं पे बताया था क्या धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव में नंबर होते हैं उसे क्या कहते थे, धनात्मक। यानी एक नंबर लाइन बनाओ, बीच में 0 बनाओ, इधर वाले को माइनस में उधर वाले को प्लस में, तो जो प्लस में होता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये किसका साइन है बेटा, डज नॉट इक्वल का। किसका है, डज नॉट इक्वल का। यानी Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता, Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, तो अब और बेसिक से समझो यार, एकदम हम यूपी बोर्ड वाले हैं, हिंदी मीडियम के सजी, ये सब भाषा हमको समझ में नहीं आती, एकदम आसान भाषा में बताओ। यानी वह संख्या जिसको हम भिन्न में लिख दें। अब लो, भिन्न में लिख दें, किस में लिख दें, भिन्न में, यानी बटे में। किस में लिख दें, बटे में। यानी 1/2, 3/2, 5/7, ठीक है, 8/10, काट पीट के फिर आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ ऐसा अगर हम लिख दें तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अरे भैया, जो परिमेय संख्या होती है किसी की भी बटे में 1 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। यानी मैं लिख दूं 5 के बटे में 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के बटे में 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो ये भी परिमेय हो गया भाई। क्या हो गया, परिमेय। अब बात समझिएगा, बहुत ज़्यादा मैं अंदर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ये सब कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव रूप, दशमलव रूप। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद आ गया बेटा, उसको भी समझ लो। भैया 0 क्या है, 0 क्या है, 0 परिमेय है कि अपरिमेय है, जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा एकदम। ठीक है, 0 क्या है, 0 एक
परिमेय संख्या है। एकदम लिख लीजिएगा, एकदम ऊपर से कॉपी जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं वहीं ऊपर लिखिएगा इसको। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? परिमेय है। भैया 22/7 पाई का मान होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान 22/7 वो क्या है? परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। इसीलिए मैं किसी इंपॉर्टेंट चीज को 4 बार बोलता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में जितनी बार मैं बोलूंगा उतना ही घुसेगा। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप। अब समझते हैं बेटा परिमेय संख्या का दशमलव रूप। दशमलव में परिमेय संख्या कैसी पहचानी जाएगी, बात समझिएगा। वह संख्या जिसको भाग करें वो मतलब जिसका शेषफल शून्य आ जाए, जिसका शेषफल शून्य आ जाए। मतलब अगर हम भाग दें 2 में 4 का तो 2 दूनी 4 0.0 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम भाग देते हैं 2 में 1 का, 2 का 1 में, 2 का 1 में, तो भाग लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ा, 2 पंचे 10। तो ये देखो शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल क्या आ गया? 0। यानी अगर किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं और शेषफल शून्य आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? परिमेय। जैसे 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 भैया क्या होता है? 0.235 ये आ जाए, या कुछ ऐसे मिल जाए 0.45 लिख जाए। ठीक है, या 0.789 आ जाए। ठीक है, ये आ जाए। अब भैया या तो 0.467235 ये आ जाए। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, और कभी कभी तो ऐसा भी आ सकता है भाई 0.789632567231, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ तक जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। अगर दशमलव के बाद यहाँ रुक जा रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है, आगे भाग ऐसे ऐसे नहीं है, कैसे? डॉट 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 नहीं। अगर ये डॉट 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 नहीं है और ये रुक जा रहा है ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। दिमाग में घुसा लीजिएगा। जिसका शेषफल 0 हो जाए, 0 का मतलब भाग जाना बंद हो जाए, भाग जाना बंद हो जाए, वो क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय। अभी मैंने बताया भिन्न के रूप में कैसे पहचानेंगे, जो भिन्न के रूप में होगा उससे सीधे पहचान लेंगे, लेकिन जो दशमलव प्रसार में होगा जिसका शेषफल शून्य हो जा रहा होगा उसको क्या कहते हैं? हम परिमेय कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रसार को, यानी ये जो मैंने प्रसार तुमको समझाया है, इसी प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। ये सब कक्षा 9 में था, लेकिन वहां पे तुम लोग बदमाशी करके आए हो ना, इसीलिए है। अब आते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है कि एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव के बाद कभी भी उसका शेषफल शून्य नहीं आता, कभी भी उसका शेषफल शून्य नहीं आता, और वो संख्या बार बार क्या करने लगती है? रिपीट करने लगती है। क्या करने लगती है? रिपीट करने लगती है, दोहराने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। तो उस संख्या को भी क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक आया शांत वाला, एक आया अशांत वाला। अशांत में भी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 1 में भाग लगाओ 3 का तो आएगा 0.333333333333। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको उसी संख्या के ऊपर हम बार लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.33 बार बार रिपीट हो रहा था बेटा, मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, यानी अगर मैं अगली संख्या एग्जाम्पल में लिखूँ, ठीक है, हो सकता है इसके नीचे ना दिखे बेटा, मैं ऊपर साफ करके अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, एकदम बेहतर से तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ना समझ में आए भैया वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अब तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भैया, हमारे समय में ऐसी सुविधा थी नहीं। ठीक है, तो हम लोग तो बस एक बार क्लास छूटी तो ख़त्म, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। ठीक है, ना कोई बताने वाला ना कोई समझाने वाला। फिर से समझते हैं। वह संख्या जो दशमलव में, मतलब दशमलव में जिसका बार बार पुनरावृत्ति हो उसको भी क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी 0.2424242424 ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, इसको भी क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। क्या कहते हैं? परिमेय। ठीक, अब मेरी बात समझिए। अगर मैं ये लिख दूं 0.245624562456,
ये भी क्या है, परिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय है। अब भैया इसको लेकिन बार के रूप में कैसे लिखेंगे, 0.24556, बस ये हो गया परिमेय। ये भी क्या हो गया, परिमेय। अगर कहीं ऐसी संख्या लिख के आ गई बार के रूप में तो उसको भी सीधे हम क्या कह देंगे बेटा, परिमेय संख्या। क्या कह देंगे, परिमेय संख्या। देख रहे हो कितना बेहतरीन बता रहा हूँ आपको, इतना अंदर घुसा दिया परिमेय संख्या में अंदर, ठीक है। तो समझिएगा प्रयास करके, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपरिमेय संख्या की। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा, वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वह संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर वही संख्या आती है बेटा, देखो ये मत समझो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, सीधे एग्जाम्पल से ध्यान रखोगे एकदम करेक्टली याद रहेगा, ठीक है। रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्याएं लिख दी जाए, रूट के अंदर अभाज्य संख्या यानी वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्याएं छाप दो, 5, √7, √9 नहीं 10 भी लिख सकते हो, ठीक है, 11, ऐसे करके तमाम एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन ये बताइए आप सभी प्यारे बच्चों कि बताओ पाई क्या है, पाई का मान किसे कहते हैं, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में, बहुत बार, बहुत बार, जितनी बार कहो उतनी बार कम, उतनी बार, ठीक है। अब हम समझ गए भैया, परिमेय समझ गए, अपरिमेय समझ गए, भाज्य समझ गए, अभाज्य समझ गए, सम समझ गए, विषम समझ गए, प्राकृतिक समझे, पूर्णांक समझे, पूर्ण समझे, सब समझ गए। अरे सर चैप्टर में तो ले चलिए, बस आ गए, कहानी खत्म, जर्नी समाप्त, संख्याओं की जर्नी समाप्त। चलते हैं अब चैप्टर में, घुसते हैं। अब आओ भैया, अब कहाँ है सर, वास्तविक संख्या में, कहाँ है वास्तविक संख्या में, कहाँ है वास्तविक संख्या। चलो करते हैं शुरुआत। अब भैया वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय, परिमेय संख्या। ये लो फार्मूला बनाए दे रहा हूँ भैया, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर क्या, वास्तविक संख्या, बराबर क्या, वास्तविक संख्या। लो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ बेटा, परिमेय संख्या, अब वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के समूहों से मिलकर, यानी परिमेय एक थैला लिया जाए और उस थैले में परिमेय संख्या को भी डाल दिया जाए, उस थैले में अपरिमेय संख्या को भी डाल दिया जाए, उस समूह को यानी उस थैले में उपस्थित संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्याओं के समूह प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या। यानी ऐसा समझो, ये एक कोई पार्टी दूसरी थी, ये कोई दूसरी पार्टी थी, दोनों पार्टी का नाम बदल के क्या हो गया, वास्तविक संख्या। क्या हो गया, वास्तविक संख्या। जैसे अभी वर्तमान में देख लो, कई सारी पार्टियां मिलकर क्या बना रही हैं, गठबंधन। गठबंधन में उसका देखो कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, कई सारे, मतलब राजनीति में नहीं घुसना चाहता, मतलब एक लाइक एग्जांपल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कांग्रेस यहाँ मिल गई और भी तमाम प्रकार की पार्टियां मिल गई, उसका नाम हो गया इंडिया गठबंधन। क्या हो गया, इंडिया गठबंधन। तो वहाँ पे हम ये समझेंगे, ठीक है, क्या परिमेय संख्या के समूह प्लस अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या। अगर मैं समझाना चाहूँ इसको और बेहतर तरीके से, तो ये हो गया परिमेय संख्या का एक पैकेट, ठीक है। और इसी में मैंने डाल दिया परिमेय, इसी में मैंने डाल दिया परिमेय, प्लस इसी में क्या हो गया, अपरिमेय, ठीक है। अब देखो बेटा, परिमेय में ही कौन आता था, प्राकृतिक, ठीक है। परिमेय में ही कौन आता था, पूर्ण। परिमेय में ही कौन आता है, पूर्णांक, ठीक है। परिमेय में ही कौन आता है, सम। परिमेय में ही कौन आता है, विषम। परिमेय में ही कौन आता है, भाज्य। परिमेय में ही कौन आता है, अभाज्य। भैया इसमें तो सब आ गया,
तो इसीलिए हमने 2 लाइन में बोल दिया, क्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अब इस पूरे का नाम हो गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब बेसिक सा क्वेश्चन बता दो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या सभी परिमेय संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? फिर से सुनो, क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? हाँ या ना कमेंट में छाप देना, ठीक है। हाँ या ना कमेंट में छाप देना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? अरे भैया वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय भी होता है, तो सिंगल बात कैसे कर दिए भैया, ये तो नादानी हो गई, नादानी वाली बात हो गई कि नहीं। 2 लोग को मिलकर एक नाम दे रहे हैं भाई, 2 लोग मिलकर एक नाम हो रहा है, तो भैया 2 लोग का मिलकर एक नाम हो, अकेले का नाम किससे चलेगा, दोनों का नाम चलेगा, ठीक है। या हम यही कहते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है? ये भी नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इतना हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा वास्तविक संख्याओं का परिचय, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वास्तविक संख्याओं का परिचय, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसमें हम सीखते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो 10th का सिलेबस है उसमें बेटा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का लासा मासा, ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, बस इतना ही है सिलेबस में। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का सिलेबस बस इतना ही कहता है, ठीक है। तो हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो ये सब तुम खूब सीखे हो, सब जानते हो एकदम, बस मैं तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ भाई, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखना, ठीक है, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। अब भैया अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड, अभी मैंने बताया ना अभाज्य संख्या, उसी के रूप में तोड़ के लिख देना। जैसे मान लो ये 72 है, मान लो ये 72 है। 72 को कैसे तोड़ेंगे? तोड़ो भाई, इस 72 को तोड़ो, 2 से तो भाग लगाए, पहले 2 से ही चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट का अंक 2, अगर 2 4 6 8 10 है तो इसका मतलब 2 से ही कटेगा। फिर 2 से भाग लगाए 18, फिर 2 से भाग लगाए 9, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? ऐसे 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अभी तक हम इतना सीखे। अब भैया 10th में क्या कर दिया, कह रहा है ऐसे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, घात के रूप में लिखो, 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 2, ऐसे लिखना है भैया हमें। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, इस रूप में लिखना है। समझ में आई बात? अब हम कह रहे हैं भैया जरा हमको 525 का बता दो। किसका बता दो? 525 का। तो कोई नहीं बात सर, 525 का कर देंगे। क्या कर देंगे? 525 का कर देंगे। 5 से काटो, 5 एकन्नम 5, 5 50 25। अब देखो यहाँ बहुत से लोगों भाग ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ 15 लिख देंगे। अब हो गया उनका जीवन सत्यानाश, यहीं पे सत्यानाश हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये 15 पचे 75, भैया यहाँ 525 है, तो यहाँ पे आता है भाग ने गया, भाग बचाया, 0 शेषफल, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो 5 से भाग लगाएं, 5 एकन्नम 5, 5 50 25, तो यहाँ 2 नीचे उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? 0, और ये अगली संख्या नीचे उतार लेंगे, 5 50 25, ठीक है। अब इसको फिर 5 से काटो, 5 एकन्नम 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5। अब 3 से, 3 सते 21, ठीक है। उसको भी पहले 3 से काट सकते थे, ठीक है। 7 एकन्नम 7। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ भाई, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 5 की घात 2 गुणे 3 गुणे 7। ये हो गया तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड का रूप, ठीक है। ऐसे ही करके आना है। अब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क देखो, 120 का निकालना है, 625 का निकाल के आना है, ठीक है। 15 625 का निकालना है,
उसके बाद आप निकालिएगा 31 25 का, उसके बाद आप करके आइएगा 875 का, उसके बाद आप एक और करके आइएगा 343 का। ठीक, इतना करके आइएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये सीखेंगे कि संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालना है। तो अगली हेडिंग होगी हमारी अभाज्य संख्याओं का लासा तथा मासा। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का लासा तथा मासा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, ऐसा नहीं, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा तथा मासा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भैया लासा तथा मासा कैसे निकालेंगे, ये चीज सीखते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझना भाई, एक संख्या है 15, एक संख्या है 25, और इसका क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा तथा मासा। तो पहले 15 के गुणनखंड करेंगे, 15 गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, बोलो हाँ। 25 का करेंगे 5 गुणे 5। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, क्या निकालेंगे, HCF यानी मासा। HCF 15 और 25 का HCF जब निकालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका मासा होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका मासा होगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बस यही हो गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। ठीक है, तो यही इसका मासा हो गया। अब भैया LCM कैसे निकालेंगे, LCM। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। 15 और 25 का LCM ऐसे ही लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहली बात तो इतना सरल आएगा नहीं, आपका जीवन इतना सरल है नहीं जितना ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो LCM 15 और 25 का क्या आएगा भैया, जो कॉमन है पहले उसको लिख लो, फिर ठीक है, और जो फिर बचे उसको लिख लो। ऊपर 3 बचा, नीचे 5 बचा, काटा पीटी मचाया, 15 5 15 15 बचे 75। इसका 75 क्या आ गया, LCM आ गया। 75 क्या आ गया, LCM आ गया। 75 क्या आ गया, LCM आ गया। भैया चलो जरा हमको और करके दिखाओ सर, हमको करके दिखाइए 120 और 60 का, 120 और 60 का, 120 और 60 का गुणनखंड करके दिखाना है। तो आप लोग करिए। ठीक है, हम बताते हैं इसको। 120 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से काटा 60 आया। अब देखो ऐसे करके अब वो जमाना चला गया, अपने आप को अपडेट कीजिए। ठीक है, दिमाग में कीजिए। 2 से काटा 60 आया, 60 को 2 से फिर भाग लगाएंगे 30 आएगा, 2 से फिर भाग लगाएंगे 15 आएगा, 15 को 3 से भाग लगाएंगे 5 आएगा, 5 गन्नम 5। लो हो गया भाई। फिर 2 से इसमें भाग लगाएं, 2 से काटा 30 आया, 2 से काटा 15 आया, 2 से काटा 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, हो गया खत्म। अब हम इसका क्या निकालें, HCF। क्या निकालें, HCF किसका भैया, 60 और 120 का। तो इसको जब निकालने जाएंगे क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, इतने सारे कॉमन है भैया। लिखो 2 ये ख़त्म, 2 ये भी, 3 ये भी, 5 ये भी। तो अब देखो गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दुनाई 20, 20 तेईस 60 आ गया इसका LCM। क्या HCF क्या आ गया, 60। HCF क्या आ गया बेटा, 60। LCM निकालो, LCM निकालेंगे 60 और 120 का।
ठीक है। 60 और 120 का एलसीएम निकालेंगे भैया। तो पहले जो कॉमन है उसको लिख लिया, जो कॉमन है उसको लिख लिया। ऊपर क्या बचा था? 2 बचा था। ऊपर क्या बचा था? 2 बचा था। नीचे कुछ नहीं बचा। नीचे कुछ नहीं बचा तो भाई बताओ 2 गुणा हो जाएगा 120। ठीक है, कितना आ गया? 120 ना दिखाई दे रहा हो, इधर देखो। ठीक है, ये हो गया भैया तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा मासा निकालना। अब मैं तुमको ढेर सारे होमवर्क दूंगा। अरे सर इतना होमवर्क? हाँ भैया इतना ही होमवर्क। 10th में पहुंच गया हो, थोड़ा बहुत तो दया कर लो अपने ऊपर। होमवर्क करना पड़ेगा। अरे सर आप तो पहले आदमी हैं जो हमको होमवर्क दे रहे हैं, तो वो भी इतना। अरे सर मैं आपको ऑफलाइन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ना कि ऑनलाइन। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत करना, नहीं कमरे में घुस जाऊँगा, बहुत पिटाई करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। क्या दे रहा हूँ? होमवर्क। आप लोग करके आइएगा HW 2691। ठीक है, दूसरा आप करिए 510 92। तीसरा आप करिएगा 336 और 54। इसका आपको क्या निकालना है बेटा? HCF तथा LCM ये ज्ञात करना है। HCF तथा LCM ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, इतना करना है आपको। कहाँ तक करना है? HCF तथा LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम सीखते हैं बेटा एक चीज़ और। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब मेरी बात समझना। इतना करने के बाद अब हम चलते हैं किन्हीं 2 संख्याओं का लासा मासा जब दिया हो तो वहाँ जब कभी 2 संख्याएं दी होंगी तो उनका लासा मासा कैसे निकालेंगे, या अगर 2 संख्या दी हैं कभी कभी 2 संख्या दे देगा, उनका मासा दे देगा, कहेगा लासा ज्ञात करो। यानी उसके बीच में संबंध बताएंगे। क्या बताएंगे? संबंध। यानी 2 संख्या तथा उनके 2 संख्याओं तथा उनके बीच लासा तथा मासा में संबंध। ठीक है, संबंध क्या होगा? ये हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा 2 संख्याएं हैं, जो 2 संख्याएं 2 धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या हम ले लेते हैं A, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं B। पहली संख्या हो गई A, दूसरी संख्या हो गई B। इसका मासा हो जाएगा A, B। मासा A, B। लासा A, B। यही तो संबंध बताना है इसके बीच। ठीक है, तो होता है बेटा, क्या होता है? पहली संख्या ठीक है गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये होता है बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब पहली संख्या है क्या बेटा? A, दूसरी संख्या है क्या? B। लासा कितना है? लासा है हमारा A, B गुणे मासा क्या है बेटा? मासा है A, B। ठीक, ये निकल आया सूत्र हमारा। क्या निकल आया? सूत्र, यानी संबंध। क्या निकल आया? संबंध। अब देखो बेटा यहाँ करेंगे क्या? अब जैसे मान लो तुमको पहली संख्या बस निकालना हो, ठीक है, यानी A बराबर लासा A, B गुणे मासा A,
बी बटे में बी। ठीक, अब यहाँ b यानी दूसरी संख्या निकालनी हो तो सेम यही फॉर्मूला, यहाँ b लिख देंगे, यहाँ a आ जाएगा। ठीक है, अब हमको अगर निकालना हो मासा, क्या निकालना हो, मासा किसका, a कामा b का, तब क्या होगा बेटा, मासा को रोक लेंगे, इसके इसके बटे में भेज देंगे, यानी a गुणे b बटे लासा a कामा b। ठीक है, a कामा b। ऐसे ही लासा लिखेंगे, लासा a कामा b बराबर a गुणे b बराबर मासा a कामा b। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बेटा मासा गुणे लासा। ठीक है, अब ये सूत्र यहाँ तक बेटा आप लोग इसको क्या करिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स कब काम आएगी बेटा, जब एग्जाम टाइम आ जाएगा, आपके पास 10 दिन 15 दिन बचे होंगे, तब आप यूट्यूब में मैराथन के चक्कर मत पड़िएगा, आपके यही नोट्स काम आएंगे, आपने जो साल भर किया है ना वही काम आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैराथन से कुछ होने वाला नहीं होता है। ठीक है, जो आप लॉन्ग टर्म में पढ़ाई के होते हैं वही काम आता है। ठीक है, मैराथन से उसी को सिर्फ फ़ायदा होता है जिसको सिर्फ रिवीजन करना होता है बस, और किसी को फ़ायदा नहीं होता है। नए बच्चे तो वो तो पास होने के लिए कर पाएंगे, और पास तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये सबके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से इसको आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलिए। अगले वीडियो के पार्ट में हम ये समझेंगे कि इस पे आधारित सवाल सीखेंगे और परिमेय अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर को 3 पार्ट में दूंगा बेटा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो ये आज आपका वीडियो का पहला पार्ट था। ठीक है, पहला भाग है। ठीक है, इस पहले भाग में हमने आज सारी संख्याओं को समझा, सारी चीज़ों को बेसिक से एकदम समझा। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे बेटा तो एकदम इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्र या दोस्तों के साथ इसको एकदम कायदे से शेयर करिए, धुआं उठा दीजिए, बता दीजिएगा लोगों को कि एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले टीचर का आगमन हो गया है यूट्यूब में। ठीक है, आपको बेटा मैं अब बता दूं कि मैं इस चीज़ को बता रहा हूं कि मैं एकदम फ्री में कंटेंट दूंगा, एकदम फ्री, कभी कोई बैच नहीं आएगा इसमें, कभी कोई बैच नहीं आएगा। ठीक है, बैच मतलब कि इसमें एकदम की फ्री चलेगी क्लासेस, एकदम फ्री, कोई इसमें वो ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।